अस्सलाम वालेकुम जी। काइंडली मुझे अलाउ भी करते हैं कि मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर सकूं। तो उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं, और अगर ऑडियो और वीडियो के बारे में भी आप एक चेक दे देंगे तो ऑल इज गुड। तो हम इसको स्टार्ट कर लें। जी सर, ठीक है। ओके। हम थोड़ा सा वेट मजीद भी करेंगे कि मजीद लोग जो है वो ज्वाइन कर लें, और उसके बाद जो है हम अल्लाह ताला इसको स्टार्ट करते हैं। ये मुझे बताइएगा, आ, जब हम स्टार्ट करना हो, shall we start or shall we wait for more persons? जी, shall we start? नो वॉइस का किसी का मैसेज आया है, काइंडली कंफर्म कर दें। अगर वॉइस ठीक है तो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद इट। ओके, थैंक यू जी। चलिए हम इसको शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अ, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है एडवोकेट नजमुद्दीन, और आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान लॉयर के प्लेटफॉर्म से। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक और बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है। और हम मोस्टली इसके लीगल एस्पेक्ट्स को देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली खवातीन के हकूक़ के बारे में है। और खवातीन के वैसे तो बहुत सारे हकूक़ हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली जो बात करेंगे वो रेप लॉज से मुतल्लिक करेंगे कि रेप लॉज किस किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो चुके हैं, और क्या क्या ऐसी टेक्निकलिटीज ऐसे केसेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। आई बिलीव आप सब जो लोग हैं वो लॉ स्टूडेंट्स हैं, या फिर यंग लॉयर्स हैं, और आप ये समझना चाहते हैं कि कोई भी रेप केस किस तरीके से चलता है। तो हम बेसिकली इसके लीगल एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि किस तरीके से आपके पास मुख्तलिफ केसेस आ सकते हैं, या अल्लाह ना करे कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करना ज़रूरी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रेप लॉ से मुतल्लिक, और मैंने आज इसको जो है अपनी प्रेजेंटेशन को भी उर्दू में रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इसको पहुंचा सकें।
क्योंकि इसका सबसे जो बेसिकली मकसद है वो अवेयरनेस फैलाना है। और हम जो है आज बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस की बात करेंगे कि क्योंकि ऐसे केसेस के अंदर लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ये केसेस खराब होते हैं। तो सबसे आज का हमारा मकसद जो है वो सबसे पहला मकसद तो ये है कि हमने अवेयरनेस के ऊपर बात करनी है। जिस तरीके से आप तक अवेयरनेस पहुंच रही है, उसी तरीके से आपने आम लोगों तक इसको ज़रूर पहुंचाना है। और इसके अंदर खास तौर पर वो लोग मौजूद हैं जो कि अनपढ़ हैं, जो खुद नहीं जानते, और मोस्टली के केसेस अनफॉर्चुनेटली उन्हीं के साथ होते भी हैं, और उन लोगों को नहीं पता होता तो उन्होंने उसके बाद क्या करना है और क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। इसी तरीके से हम लीगली इसको देखेंगे कि क्या क्या तरीकाकार अपनाना चाहिए, किस कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन प्रोसीजर्स होते हैं, तो इस बारे में हम सारी बात करेंगे। इसी हवाले से जब हम देखते हैं तो सबसे पहले कुछ जो है हम इसके लॉज के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या लॉज ऑलरेडी इसके ऊपर मौजूद हैं। तो जब हम बात करते हैं लॉज के बारे में, तो पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 375 और 376 तो मौजूद है ही, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यही सेक्शंस हैं। सेक्शन 375 बेसिकली बताता है कि रेप की डेफिनेशन क्या है, और सेक्शन 376 ये बताता है कि उसकी सजा क्या होगी। इसी तरीके से कुछ जो है इसके अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं फॉर द टाइम बीइंग, जो कि 2006 के अंदर एक आई, 2016 के अंदर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आई जो रिलेटिंग टू रेप थी, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन है। तो ये आप जो है इसके ऊपर भी हम जो है वो डिटेल में बात करेंगे। इसी तरीके से एक एंटी रेप लॉ जो कि 2020 के अंदर एक ऑर्डिनेंस के जरिए आया, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरीके से ये कितना इम्पोर्टेंट लॉ है और इसको किस तरीके से जो है वो बिल्कुल भुलाया जा चुका है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो हम बात करते हैं कि जो है रेप का कानून बेसिकली है क्या, क्या क्या सेक्शन इसके ऊपर हैं। तो इस तरीके से मैंने पहले बताया कि सेक्शन 375 और सेक्शन 376 इसको डिफाइन करते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि असमत दरी जो है ये औरत के साथ जिनसी ताल्लुकात के तौर पर तारीफ किया जाता है। जैसे ही कोई जिनसी ताल्लुक बनेगा, यानी कि इसके अंदर जिनसी ताल्लुक बनना जरूरी है, और इसी तरीके से उस औरत की रजामंदी इसके अंदर शामिल नहीं होती, तब ही ये रेप करार दिया जा सकेगा। इसी तरीके से हम मजीद इसको आगे देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, और इसके अंदर हम ये देख रहे हैं बेसिकली कि रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली रेप के अंदर जो पेनिट्रेशन होना, जो जिसको हम कहते हैं कि जिनसी ताल्लुक इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है। लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर अगर कोई ऐसी कोशिश की जाती है, आपको हरास किया जाता है, या फिर कोई भी ऐसा अमल किया जाता है जिससे खातून जो है वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं, तो उसको सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर लेकर आया जा सकता है। इसके ऊपर जो स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर है, क्योंकि कई दफ़ा जो है अदालतों ने देखा है कि आम लोग के ऊपर, आपने को भी देखा होगा कि फिक्रे कसे जाते हैं, खवातीन जा रही हैं, तो क्या ये सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आता है या नहीं आता। इसके ऊपर कोर्ट्स ने जजमेंट तो जरूर दी है कि जी बिल्कुल ये सेक्सुअल असॉल्ट है, किसी की हरासमेंट जरूर है। तो कोई औरत जा रही है और आप उसके ऊपर ऐसे फिक्रे कसते हैं जो कि जिसकी वजह से वो हरास हो रही है, अनकंफर्टेबल हो रही है, तो बिल्कुल वो एक जुर्म है। इसी तरीके से चलो, अच्छा, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि रेप के क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, तो हम इसकी लैंग्वेज की तरफ देखेंगे कि रेप जो है स्पेसिफिकली जब आप सेक्शन 375 को देखते हैं, तो इसका टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर रेप को डिफाइन किया गया है। तो बेसिकली इसके अंदर 5 ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि जिसकी वजह से इसको रेप होना ज़रूरी होता है, फिर ही ये रेप बनेगा, फिर ही ये रेप की डेफिनेशन के अंदर आ सकता है, और फिर ही इस ऑफेंस के अंदर आप कार्रवाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है वो अगेंस्ट हर विल हो रहा है, यानी कि उसकी इसके अंदर इजाजत उसको नहीं थी, उसके साथ जबरदस्ती ये काम किया जा रहा है। अच्छा, अगर कई केसेस के अंदर ये होता है कि विद विल हो रहा होता है और बाद के अंदर लड़ाई हो जाती है, तो ऐसी सूरत के अंदर आप इसको जिना तो करार दे सकते हैं, जिना के ऑफेंस के अंदर इसको लेकर आ सकते हैं, लेकिन रेप के ऑफेंस के अंदर इसको नहीं लेकर आया जा सकता।
फिर इसकी बात करते हैं कि अगेंस्ट हर विल है, विदाउट हर कंसेंट है, और विल और कंसेंट को तकरीबन जो है वो हम सेम ही मयार के ऊपर लेकर आते हैं। विद हर कंसेंट, व्हेन द कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट। अगर उस खातून की जो कंसेंट है या उसकी जो विल है वो इस वजह से ली जाती है कि उसको कोई ना कोई डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसको कहा जाता है कि जी अगर तुमने ये काम मेरे साथ नहीं किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। तो ऐसे केसेस के अंदर ही फिर अभी रेप की जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये बहुत सारे केसेस के अंदर होता है। कई दफ़ा जो है वो खवातीन, हैबिचुअल खवातीन होती हैं जिनका काम धंधा ही यही होता है, उनके साथ भी ये दफ़ा होता है कि मे बी एट दैट टाइम उनका जो है वो दिल नहीं कर रहा, या कोई भी और वजह है और जिसकी वजह से वो मना कर देती हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो जान से मारने की धमकी देता है, ये कहता है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा या मैं तुम्हें मारूंगा। तो उसकी वजह से खातून जो है एट दैट टाइम कंसेंट कर देती है, लेकिन बाद में ये साबित करना जरूरी होता है कि वो जो कंसेंट थी वो खतरे की वजह से थी, वो क्योंकि मेरी जान खतरे में थी सर, मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसकी कंसेंट दी थी, तो फिर भी इसको रेप के अंदर लेकर आया जा सकता है। इसी तरीके से विद हर कंसेंट, when the man knows that he is not married to her and that the consent is given because she believes that the man is another person whom she is or believe herself to be married। अब इसके अंदर ये बात है कि बेसिकली आपने कंसेंट तो दे दी, लेकिन आपने कंसेंट किस चीज की दी थी ये समझते हुए दी थी कि ये शख्स तो मेरा हस्बैंड ही है, इस वजह से मैं इसको इजाजत दे देती हूँ। लेकिन ये बहुत कम एप्लीकेशन इसकी होती है, खास तौर पर उन केसेस के अंदर के जब हस्बैंड जो है वो शायद पहले तलाक दे चुका हो और उसके बाद बाकायदा जो है वो टाइम गुजर चुका हो और उनका दोबारा निकाह नहीं हुआ, उनका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, लेकिन हस्बैंड जो है वो उस औरत को धोखे में रख रख के कि जी नहीं अभी तलाक मुकम्मल नहीं हुई या अभी हमारे पास टाइम है, वो ऐसी कुछ सूरत करके अगर वो कुछ भी ऐसा काम करता है तो वो रेप के जुमरे के अंदर आ सकता है। इसके बाद अगर वो खातून जो है वो 16 या 16 साल से कम की है, तो फिर बेशक उसने कंसेंट दी है या फिर कंसेंट नहीं दी, ये मानी बिल्कुल नहीं रखेगी। चाहे खातून जो है वो अपनी मर्जी से जो मर्जी कर रही होगी, बेशक वो शादी भी कर लेती है तो बेसिकली वो शादी भी इलीगल होती है। इसी तरीके से अगर वो अपनी कंसेंट भी दे देती है, वो किसी भी किस्म की कंसेंट जो है वो इलीगल देगी क्योंकि वो अभी माइनर है। तो इन द एज ऑफ माइनर और विदाउट कंसेंट रेप के जो ऑफेंसेस हैं वो एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। जिस तरीके से जब 376 की हम बात करते हैं तो उसके ऊपर इसकी सजा की बात की गई है, जो कि मैक्सिमम जो है वो 25 साल तक हो सकती है, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और इसी तरीके से कम अज कम जो है उसके 10 साल तो लाजमी है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर रखी है कि 10 साल तो होनी ही होनी है। यानी कि कई दफा होता है दूसरे केसेस के अंदर, हार्ट के केसेस के अंदर, दूसरे पर्चों के अंदर के जजेस जो हैं वो 3 साल, 4 साल, 6 साल भी दे देते हैं बेस्ड ऑन द एविडेंस, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। लेकिन अगर ये चीज साबित हो गई है कि जी रेप हुआ है तो उसके बाद 10 साल से कम तो सजा दी ही नहीं जा सकती और ज्यादा से ज्यादा 25 साल दी जा सकती है। और ये किस तरीके से कम और ज्यादा होती है, इसके लिए हम आगे भी चल के देखेंगे कि कई दफा ग्राउंड इस तरीके से बन रहे होते हैं, कई दफा जो है केस इतना मजबूत नहीं होता, तो उसकी वजह से सजा को कम या ज्यादा किया जा सकता है। या ये भी हो सकता है कि जिस शख्स ने ये काम किया है वो बजाते खुद जो है वो माइनर हो, उसकी एज कम हो या ज्यादा हो, उसको भी देखते हुए कई दफा जो है वो सजा कम और ज्यादा की जा सकती है। ये तो बेसिकली हमने अब देखा ही है कि किस तरीके से सेक्शन 375 और 376 जो है वो काम कर रहा है। इसके बाद जो चीज़ देखने वाली है वो मुमकिन सजाएं हैं। जब सेक्सुअल असॉल्ट की हम बात करते हैं तो इसके अंदर 2 साल तक कैद या जुर्माना हो सकता है। और इसी तरीके से दूसरे लॉ के मुताबिक एक दफ़ा 354 है और एक दफ़ा 509 है, जो कि हरासानी से मुतल्लिक है। दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। एक हरासमेंट की सजा है जो कि 3 साल तक है, और दूसरे किसी भी तरीके से उस खातून की इज्जत को मजरूह करने की कोई भी कोशिश की जाती है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हो सकती है, तो उसके अंदर 2 साल तक कैद या जुर्माना है। और इस तरीके से अगर रेप है तो उसकी सजा हमने आगे डिस्कस कर ली है, क्योंकि उसकी नेचर इतनी सीरियस है जिसकी वजह से उसकी सजा भी उतनी ही ज्यादा है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि बेसिकली
इस सारे जो है वो प्रोसेस का मकसद क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मुकदमे के बाद की कार्रवाई, कि जब भी कोई ऐसा केस हो जाता है तो सबसे पहले आपको क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो लेना जरूरी है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने एक फैसला करना है कि आपने कार्रवाई करनी है। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जब हम देखते हैं तो खवातीन बिल्कुल इवन सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बावजूद, रेप होने के बावजूद, ये फैसला ही नहीं कर पाती कि हमने कार्रवाई करनी है या नहीं करनी। इसकी कई सारी वजूहत हैं। खास तौर पर बड़े शहरों में अगर देखें, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में अगर कोई ऐसा भी केस आता है तो खवातीन डरती हैं कि हम अपने घर वालों को कैसे बताएंगे। अगर कोई भी जो है वो एक्शन लेंगे तो सबसे पहले हमें अपने घर वालों को एतमाद में लेना तो वाकई ही ज़रूरी है। इसके बगैर आप कोई भी केस नहीं कर सकेंगे। तो बजाय ये कि आप मुल्ज़िम का साथ दें, अपने खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाएं, अपने हक के अंदर आवाज उठाने से के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि आपके अपने लोग आपके साथ खड़े हों। जरूर जाहिर सी बात है वो नाराज भी जरूर होंगे इस चीज के ऊपर, लेकिन आपने जो है ये फैसला जरूर करना है कि हमने, और ये फैसला फौरन करने की जरूरत है। इसी तरीके से आपने ये सारे लॉज को पहले देख लेना है कि इसके अंदर क्या क्या अपील का हक भी आपके पास मौजूद है। और इसी तरीके से मुख्तलिफ समाजी प्रोग्राम भी हो रहे होते हैं जो आपको इसके अंदर मदद कर सकते हैं। तो कानूनी कार्रवाई करने के लिए सबसे पहला जो काम आपने करना है, जो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग करते हैं, वो ये है कि आपने एक वकील के जरिए ही सारे काम करने हैं। क्योंकि आमतौर के ऊपर लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, क्योंकि सबसे पहला इसका स्टेप जो है वो एप्लीकेशन देना होता है, और एप्लीकेशन लिखना ही बजाते खुद एक बड़ा डिफिकल्ट काम है। और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं, इसके ऊपर भी हम अभी बात करेंगे। कि एप्लीकेशन के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपने ये बताना है कि आप फलां फलां जगह के ऊपर मौजूद थी, और वहाँ पर उस शख्स का नाम और बाकायदा क्लियर नाम होना चाहिए। अगर आप उस शख्स को नहीं जानती तो आपने नामालूम शख्स लेकर और उसके हुलिये का बयान करना है कि उसका हुलिया ऐसा ऐसा था और मैं इस जगह पर मौजूद थी। इसी तरीके से जो रेप को, क्योंकि हमने इसके अंदर इस्टेब्लिश हाँ करना है, डॉक्टर। तो आपने बड़ा क्लियर इसके अंदर बताना है कि किस तरीके से रेप जो है वो लाइव कमिट डॉक्टर। हुआ है, आया पेनिट्रेशन हुई है या नहीं हुई। ये बात करते हुए तो कई दफा जो है वो डिसग्रेसफुल भी लगता है और बड़े गंदी सी चीज हम इसको समझते हैं, लेकिन कानून के लिए ये चीजें जो हैं वो बड़ी नॉर्मल हैं। इसके अंदर बाकायदा वर्ड यूज होता है कि उसने जो है वो मेरी शलवार को उतारा और उसके बाद जो है मेरे साथ मुझे ज्यादती का शिकार किया। और कई दफ़ा जो होता है ऐसे केसेस के अंदर, बल्कि कई दफ़ा क्या मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, जाहिर बात है कोई भी शख्स खुलेआम जो है ये काम तो नहीं कर रहा होगा, वो किसी न किसी बंद जगह के ऊपर कर रहा होता, तो उसके जो है वो ऐनी शाहिदीन नहीं होते। तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है। ताहम आमतौर के ऊपर तो इसकी बड़ी प्रैक्टिस है कि आप जो है वो बता देते हैं कि जी मेरा कोई जानने वाला या कोई भी करीबी शख्स जो था वो वहां से गुजर रहा था, तो उसने खिड़की से देख लिया, या जो है वो दरवाजे के ऊपर खड़ा था और दरवाजे से गुजरते हुए उसने देख लिया, या दरवाजा जब उसने खोला तो आगे जो है ये तमाम हरकत हो रही थी। तो बेसिकली ये जो सारी स्टोरी है वो नरेट करना ज़रूरी है। और ख़ास तौर के ऊपर रेप के सेक्शंस को स्टैब्लिश करने के लिए आपने वो जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनको लाजमी जो है वो उसके अंदर लिखना है। इसी के साथ साथ अगर कोई गवाह है तो उनको भी लाजमी देखना है। इसके ऊपर खैर हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आ चुकी हैं कि इवन अगर कोई भी गवाह मौजूद नहीं था और सिर्फ डीएनए के जरिए ही ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि ऐसी कोई हरकत हुई है, पेनिट्रेशन हो गई है, तो डैट इज मोर देन इनफ। लेकिन बहरहाल ये एक केस की रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है, और ये चीज़ें एप्लीकेशन के अंदर लिखने के लिए आपको किसी न किसी वकील की ज़रूरत ज़रूर होती है, ताकि जो है वो क्लियरली इसको स्टैब्लिश कर सकें। अब मुकदमा खास अदालत में पेश करना होता है आमतौर के ऊपर तो जब हम एंटी जो है वो रेप लॉज के ऊपर बात करते हैं तो उसके मुताबिक जो है ये 2020 के अंदर एक कानून आया, उसके मुताबिक तो ये था कि एक बाकायदा एक स्पेशल अदालत बनाई जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ रेप से मुतल्लिक केसेस को सुनेगी। लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी तक किसी ऐसे तरीके से नहीं हो सकी। बहुत कम जगह हैं जहाँ पर जो है वो स्पेसिफिकली कोर्ट्स जो हैं वो स्टैब्लिश की गई हैं।
लेकिन आमतौर के ऊपर यहाँ तो ये होता है कि जो ऑलरेडी कोई भी सेशन कोर्ट होती है, एडिशनल सेशन कोर्ट होती है, उसी को वो पावर दे दी जाती है कि स्पेशल कोर्ट भी बना दिया जाता है। तो ये अगर हो या ना हो, लेकिन ये केस जो है आमतौर के ऊपर सेशन कोर्ट ही सुन रही होती है। कोई भी सेशन कोर्ट जो है इस केस को सुन सकती है और इसके ऊपर सजा दे सकती है। इसी तरीके से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी किरदार इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सरकार की मुद्दत के अंदर बेसिकली होता है। और ये एक ऐसा जुर्म है जिसके ऊपर पब्लिकली आपको वकील भी दिया जाता है, एक स्टेट काउंसिल भी अपॉइंट हो सकता है। अगर कोई भी शख्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपके पास ये राइट जरूर होता है किसी भी दूसरे क्रिमिनल केस की तरह कि आप जो है वो सरकारी वकील से भी इस्तेफादा कर सकें। लेकिन ये बहुत कम जो है वो अच्छा वकील आपको मिलता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और इस तरीके से जो मुतासरा खातून हैं, जो विक्टिम हैं, उनकी गवाही इट्सल्फ जो है वो बड़ी मजबूत समझी जाती है कि अगर कुछ औरत इल्ज़ाम लगा रही है तो ये बजाते खुद एक अच्छी खासी एक अच्छा खासा जो है वो मजबूत स्टेटमेंट है। इवन दो आपने सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, मुख्तलिफ हालात को देखते हुए इसको स्टेब्लिश तो ज़रूर करना है, लेकिन वो स्टेटमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसी के साथ एफआईआर दर्ज करवाने के साथ ही एक एप्लीकेशन आप मूव करते हैं जैसे ही थाने के अंदर, उसके बाद जो है उसके ऊपर एफआईआर होना ज़रूरी होती है। और अब आम तौर के ऊपर जो है जो पुलिस पुलिस की जो है वो सारी एसओपी बन गई हैं, उसके अंदर ऐसे कोई भी केस हो जिसके अंदर जना का चार्ज हो या फिर खातून के अगवा होने का चार्ज हो, तो उसको 24 घंटे के अंदर वो उसके ऊपर पर्चा जरूर दे देते हैं। लेकिन अगर कोई भी एफआईआर नहीं काटते तो उसके बाद आपके पास ये राइट मौजूद है कि आप सेक्शन 22 से 22B के तहत सेशन कोर्ट के अंदर ही एप्लीकेशन दे सकते हैं कि ये पर्चा जो है वो काटा जाए, और आमतौर के ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है अनलेस कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो जिसके अंदर ये साबित हो सके कि ये बिल्कुल ही कोई झूठा मुकदमा है। इसी तरीके से पुलिस का काम होता है तहकीकात करना। और लेकिन उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने एप्लीकेशन देने के फौरन बाद करनी है, वो ये है कि अपना मेडिकली जो है अपने आप को एग्जामिन करवाना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको अपने मुतलका जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहे होगा। जो भी पब्लिक हॉस्पिटल आपके पास नज़दीक में अवेलेबल है, सिविल हॉस्पिटल, आप वहाँ पर जाएंगे और आप वहाँ पर जाके अपना मेडिकल करवाएंगे। अगर कोई भी हॉस्पिटल जो है वो आपको रिफ्यूज़ कर देता है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने अपने वकील के थ्रू एक एप्लीकेशन देनी होती है। बेसिकली लॉयर जो हैं वो मुतलका मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, उसके पास एक एप्लीकेशन देते हैं जिसके अंदर आप बताते हैं कि जी मैं अपना मेडिकल करवाना चाहता हूँ, तो बराए मेहरबानी जो है वो सिविल जो हॉस्पिटल है उसको डायरेक्शन फरमाई जाए कि मेरा मेडिकल करवाएं। तो वो कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर भी फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है। इसी तरीके से कुछ मजीद शवाहद हैं जो ऐसे केसेस के अंदर बिल्कुल आपको ज़रूर इकट्ठे करने हैं। खास तौर के ऊपर अगर आप अपनी प्रेजेंस ही साबित कर देते हैं कि वो और आप शख्स एक जगह पे मौजूद थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है। जाहिर बात है अगर वो मौजूद था, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है कि वो जिस जगह के ऊपर मौका वारदात के ऊपर क्यों मौजूद था और वो वहाँ पर कोई और काम क्या कर रहा था अगर वो ये काम नहीं कर रहा था। इसी तरीके से जो खातून ने कपड़े पहने हुए हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं ऐसे केसेस के अंदर, उनको भी संभाल कर रखना चाहिए। और वो बतौर एविडेंस कोर्ट के अंदर पेश होंगे, ताकि अगर कोई भी दाग या कोई भी जो है वो डीएनए उसके ऊपर लगा हुआ है तो उसको भी एग्जामिन किया जा सके और वो भी अदालत के अंदर जो है वो साबित किया जा सके। इसी तरीके से अगर वो कपड़े कहीं से फटे हुए हैं तो ये भी एक सबूत हो सकता है कि उस औरत के साथ जो है वो ज़बरदस्ती या कोई भी ऐसी चीज़ हुई है। इसी तरीके से बेसिकली ये सारे काम जो हैं वो पुलिस वालों को भी करने वाले हैं। ये सारे शवाहिद इकट्ठे करना बेसिकली उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये पाकिस्तान है और यहाँ पर ऐसे बहुत से काम होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर रही होती, तो इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने तमाम सबूत और गवाहान जो हैं वो पुलिस तक पहुँचाएँ। और अगर पुलिस उसको रिकॉर्ड करने से मना करती है तो इसकी वजह से फिर आप जो है कोर्ट के अंदर अपने जो है उस सबूत और गवाहान को लेकर जाएं और कोर्ट के अंदर उनको रिकॉर्ड करवाएं। इसी तरीके से बहुत सारी जो है तकनीकी टेक्निकलिटीज जो हैं इसके अंदर आती हैं, ऐसी टेक्निकलिटीज जिनकी बेस के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो
लोग बरी हो जाते हैं जिनके ऊपर ऐसा कोई भी इल्ज़ाम होता है रेप केसेस के अंदर, तो बेसिकली हम उनके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि हम लॉयर हैं तो हम दोनों साइड की बात करेंगे। अगर आप विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर भी बात करेंगे, और अगर आप एक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो वक्त की ताखीर और रिपोर्ट करने में ताखीर है कि एक वक्त हुआ, आज हुआ है, रेप आज हुआ है, और खातून जो है वो एक हफ्ते के बाद या एक दिन के बाद या कई घंटों के बाद भी जाती है, तो इसके ऊपर भी अदालतों के अंदर जो है वो घंटों घंटों बहस होती है कि ये खातून चंद घंटों के बाद क्यों अदालत के अंदर पेश हुई, कोर्ट के अंदर पेश हुई, या फिर इतने घंटों के बाद इसने एप्लीकेशन क्यों मूव की है, सब के दौरान वो क्या प्लान कर रही थी या ऐसा कुछ भी था, तो उसको प्रूव करना भी जरूरी होता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर मैंने एक केस लॉ भी दिया है। दफा ने दलील दी कि जुर्म की रिपोर्ट करने में ताखीर ने मुतासरा के इल्जाम की साख को कमजोर कर दिया और जालसाजी या मुबालगा आमेज बयान की मुमकिन सूरत पर इशारा किया, जिसके नतीजे में मुलजिम को बरी कर दिया गया। ऐसा केस चंद दिन पहले मेरे पास भी एक आया कि जिसके अंदर तकरीबन 3 से 4 माह का डिले था। और हुआ ये कि बेसिकली जो विक्टिम थी, जिसकी एज काफ़ी कम थी, उसको बार बार जो है वो ज़बरदस्ती का निशाना बनाया गया। और फिर कई महीनों के बाद उसकी जो उस एक्यूज ने उस रेप करने वाले ने जो कुछ वीडियोस बनाई हुई थी वो लीक हो गई, और उसके बाद मालूम हुआ कि ये सारा काम होता रहा है। और उसके बाद उस बच्ची के घर वालों ने उसके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई। तो ऐसे केसेस के अंदर एफआईआर दर्ज तो हो जाती है, लेकिन कोई सबूत और शवाहद आपके पास नहीं रह जाता। ताहम वो जो बच्ची छोटी है उसका एक बयान बहुत अहमियत का हामिल होता है, और अगर बाद में या फिर कोई भी ऐसा डीएनए इस्टेब्लिश किया जा सके तो वो भी ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी सूरत हाल साबित कर देना जो उसके करीबी रिश्तेदार जो उस मौका वारदात से रिलेटेड जो हों, वो हर केस के मुख्तलिफ होते हैं। ये तो एक मेरे केस के अंदर तो वो जो है वो एक ही घर के अंदर सारे रहने वाले लोग थे, यानी कि फैमिली मेम्बर्स थे, तो जिसकी वजह से उसको प्रूव करना थोड़ा सा आसान हो गया कि जब फैमिली मेम्बर्स ही आकर इसके ऊपर अपना गवाही देना शुरू कर दें तो इसको थोड़ा सा मजबूत समझा जाता है। इसी तरीके से रजामंदी की हेराफेरी के ऊपर हमने बात की कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जिस तरीके से, क्योंकि रेप की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो तो वहां पर लिखा हुआ था इट शुड बी अगेंस्ट हर वे। अब मोस्टली केसेस के अंदर जब हम आते हैं अदालत के अंदर, तो मुलजिम या तो ये कोशिश करता है कि वो कहे कि जी मैंने ये काम किया ही नहीं, और अगर ये किसी तरीके से वो साबित नहीं कर सकता तो वो ये बात करता है कि ये इसकी विल के साथ था। इसके जो है वो इस्टेब्लिश करने का मुख्तलिफ तरीका है। तो जिस तरह हमने बात की कि हम दोनों साइडों से बात करेंगे, जब हम एक्यूज की तरफ से बात करते हैं और आपको वाकई क्लाइंट आपको बताता है कि जी नहीं हमारी तो पहले से दोस्ती थी, और ये तो हमने बड़े अरसे जो है उसके बाद अपनी मर्जी से हम लोग मिले और हमने ये सारा काम किया, और बाद में खातून ने पैसे हथियाने के लिए या फिर ब्लैकमेल करने के लिए जो है ये सारा जो है वो मामला किया, और ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोफेशनली उनका काम ही ये होता है कि वो लोगों को जो है वो झांसे में देकर फंसा कर और उसके बाद उनसे पैसे ऐंठें। तो ये ऐसे तरीके के अंदर मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो स्टैब्लिश किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसके साथ कोई चैट हो रही है, कोई मैसेजेस आपके पास मौजूद हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि जी आप लोगों की तो पहले ही इतनी जो है वो बातें हो रही हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। इसी तरीके से अगर वो नहीं है तो आप जो कॉल रिकॉर्ड अपना लेकर आ सकते हैं और आप बता सकते हैं कि जी हम तो इतने घंटे जो है कॉल्स पर बात करते थे। इसका मकसद मतलब तो यही हुआ कि ये जो है जो कुछ भी हुआ वो हमारी विल के साथ हुआ है, अपनी हम दोनों की मर्जी के साथ हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे केसेस के अंदर इसके अलावा बड़ी चीज़ें होती हैं। आपके पास कोई पुरानी पिक्चर्स हो सकती हैं, आपके पास कोई पुरानी वीडियोस हो सकती हैं, या जिसके अंदर आप वैसे आप साथ बैठे हैं या आपकी कितनी फ्रैंकनेस शो की जा रही है, तो ये आप लोगों का रोजमर्रा का मामूल था, आपके आपस में तल्लुकात थे। इसी तरीके से एक और बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है कि मुतासरा की साख पर सवालात उठाना। मतलब कि आप सवाल उठाते हैं कि यार इसका इस लड़की का तो करेक्टर ही ऐसा है, तो ये ऐसी सूरत के अंदर ये तो पहले भी ऐसे ऐसे केसेस कर चुकी है, इसके इतने लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, इसकी इतनी दोस्तियां हैं। ये भी आप किसी ना किसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं जो है वो कॉल गर्ल्स
या जिन लोग जो पेशा वराना ही प्रोस्टिट्यूट्स हैं, उनका कई दफ़ा जो है तो ऐसे केसेस आ जाते हैं। आप उनकी कोई भी हिस्ट्री का सबूत दे देते हैं, आप जाके अदालत के अंदर बताते हैं कि तो ये खातून जो है ये प्रोस्टिट्यूट है, या इसका किरदार जो है वो पहले भी ऐसा है, इसने फलां शख्स के ऊपर पहले भी ऐसा केस किया और उसके बाद सुलह कर ली। अगर आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है, या इसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसे गवाहान मौजूद हैं जो उसकी साख के ऊपर सवालात उठाते हैं, और ये आपको बड़े हेल्पफुल होते हैं। कई दफ़ा कई केसेस के अंदर इस तरीके से ये भी मैंने लिखा है कि दफ़ा ने मुतासरा की साख पर सवालात उठाए, उसके बयान में तदाद को उजागर किया और ये तजवीज़ की कि उसकी सबका जैसी तारीख रजामंदी का इशारा देती है। इस तरीक़ाकार का मकसद मुतासरा की काबिल एतमादियत को कमज़ोर करना था। मैं बेसिकली उसके करेक्टर को हिट किया जाता है कि ये खातून तो है ही ऐसी। तो इससे ये साबित ये होता है कि ये पहले भी पैसे लेकर ये काम करती थी, और मैं भी इसीलिए गया था। और आप इसको जना के अंदर तो लेकर आ सकते हैं, लेकिन आप इसको रेप के अंदर नहीं लेकर आ सकते। तो ऐसे कई केसेस के अंदर मुल्ज़िम मुल्ज़िम को जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है कि जी ये वाकई ये शख्स वहां पर गया, बज़ाहिर यही लग रहा है कि अपनी मर्जी से गए, और उसके बाद में कोई ना कोई तनाज़ात हो गए। तो ऐसा अक्सर होता भी है कि प्रोस्टिट्यूट जो हैं वो पहले तो जो है वो जिनसे ताल्लुक़ बना लेती हैं पैसों के एवज़, बाद में तो पैसों का तनाज़ा हो गया या कोई भी ज़ाती रंजिश हो गई, तो उसके बाद वो स्पेसिफिकली उसको इनवाइट करते हैं, और उसके बाद जो है वहाँ पर गवाहान को भी इकट्ठा कर लेते हैं, उसकी वीडियो बना लेते हैं, या फिर जो है उसका मेडिकल रिपोर्ट भी फिर फौरन बन जाती है। लेकिन रजामंदी के हवाले से उसके अंदर डाउट क्रिएट पैदा किया जा सकता है, और उसकी बेस के ऊपर मुल्जिमान को ज़ाहिरी बात है उसके अंदर बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, और उनको बरी भी किया जा सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे अ, ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर एफआईआर के अंदर ही बजाते खुद कई सारी ऐसी गलतियां होती हैं, कोई ऐनी शाहिद नहीं होता। इसी तरीके से अगर मुल्जिम नामालूम है तो उसके हुलिये के बारे में बयान नहीं किया जाता। इसी तरीके से अगर मुल्जिम जो है वो जानने वाला है, और उसके जानने के बावजूद उसके बारे में नहीं ना उसका नाम नहीं लिखा जाता, नामालूम लिखा जाता है, और बाद में मालूम होता है कि खातून जो उसको बड़े अच्छे तरीके से जानती थी, पहचानती थी, लेकिन सिर्फ जो है वो प्रेशर डालने के लिए उसने पहले नामालूम नाम लिखा, और बाद में इसको मालूम करके उसके नाम वगैरह के बारे में डिटेल दे दी। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर भी कई सारी जो ऐसी गलतियां हैं जो बाद में जाकर साबित होता है कि उसके अंदर जो है उन गलतियों के बेस के ऊपर फिर एक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट किसी न किसी तरीके से मिल जाता है। इसी तरीके से मुकदमे के दौरान मुतासरा कि क्या क्या हकूक होते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट लॉ है जिसके बारे में बड़े कम लोगों को पता होता है। तो इसके बारे में सबसे पहली बात तो ये मैंने पहले भी की कि कानूनी नुमाइंदगी का हक आपके पास मौजूद होता है। अगर आप कोई भी लॉयर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, अच्छा कर सकती के हवाले से हम ये बात कर मैं बार बार कह रहा हूँ। तो जो नई अमेंडमेंट आई थी इसके मुताबिक पहले 376 जो है वो सिर्फ अगर खातून का रेप किया जाता है तो उसके बारे में लगता था, और अगर मर्द किसी मर्द के साथ जो है कोई भी अननेचुरल अगर काम होता है तो या फिर कोई भी खातून खातून के साथ करती है रेप, तो उसको 377 के अंदर लेकर आया जाता था। ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो आते थे, लेकिन बाद में अमेंडमेंट के बाद 377 की क्योंकि सजा बहुत कम थी, 377 को जब हम देखते थे तो उसके अंदर जो है वो मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की हो सकती थी। तो लेकिन बाद में इसको अमेंडमेंट करके जो है 377 को भी 376 के साथ ही मिला दिया गया। तो अब अगर कोई भी ऐसा अननेचुरल ऑफेंस भी होता है, मतलब लड़का और लड़का ही कोई ऐसा आपके अपने अंदर जो है वो अननेचुरल ऑफेंस होता है, अननेचुरल जो है वो डिजायर पूरा करने के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उसके ऊपर भी 376 होगा। तो जो भी हम लॉ की बात कर रहे हैं ये तकरीबन सेम ही अप्लाई होगा दोनों सूरतों के अंदर। इसी वाले से जो वक्त पर इंसाफ का हक है वो तो आपको हासिल है। और जिस तरीके से हमने बात की कि एंटी रेप बिल एक आया था 2020 के अंदर, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी, लेकिन उस लॉ के अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ था कि जो भी ट्रायल चलेगा वो डे टू डे भी चल सकता है, और मैक्सिमम जो है उसको वीकली बेसिस के ऊपर
चलाना ज़रूरी है। एंटी रेपिल के हवाले से मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, आप सब लोग इसको खुद भी डिटेल से पढ़ें। इसका ऑर्डिनेंस भी जो है, एक्ट भी इट्सेल्फ भी मौजूद है, और उसके रूल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनको भी आपने लाजमी पढ़ना है, और उसके ऊपर बहुत सारी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रूल्स की बात करें तो उसके अंदर एक रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बताया जाता है कि जब पहली ही डेट होगी, जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा, तो उसके बाद आपने एक स्केजुअल देना है, यानी कि कोर्ट ने एक स्केजुअल देना होगा, जिसके अंदर बकायदा ये बताया जाएगा कि जी ये डेट्स होंगी, चाहे वो डे टू डे ट्रायल चल रहा है या वीकली चल रहा है। और दोनों पार्टीज को बताया जाएगा कि जी इस तरीके से आपने अपने जो है वो एविडेंसेस लेके आनी है, ताकि इस केस को फौरन से पहले जो है वो खत्म किया जाए। इसी तरीके से अपील के अंदर बताया गया है कि अगर कोई भी अपील हाई कोर्ट के अंदर जाती है, तो हाई कोर्ट 2 से ज़्यादा डेट्स नहीं दे सकती, ताकि जो है इस केस को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। तो इस हवाले से ये लॉ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। इसी तरीके से उसके अंदर और बड़ी सी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल उसके ऊपर ये भी एक लॉ बड़ा जो अच्छा है, उसके अंदर ये है कि अगर कोई खातून जिसका जो विक्टिम है वो नहीं आना चाहती अपने एक्यूज के सामने, एक ही कटहरे में आमने सामने नहीं होना चाहते एक ही अदालत के अंदर, तो वो उस मुलजिम को अदालत के अंदर नहीं लाया जाएगा। वो बजरिया वीडियो लिंक पेश हो सकता है, लेकिन वो अदालत के अंदर पेश नहीं होगा। इसी तरीके से खातून को भी हक है कि अगर वो वीडियो के जरिए कार्रवाई करना चाहती है सारी, तो वो वीडियो के जरिए कर ले, वो अपने शवाहद भी जो है वो वीडियो के जरिए कर सकती है। तो इस हवाले से ये बड़ा जो है वो स्नैरियो चेंजिंग लॉ है, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अभी होना बाकी है। इसी तरीके से अगर कोई भी खौफ और धमकी उसको मिलनी जाती है, तो इन रूल्स के मुताबिक जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई फौरन की जाएगी, ताकि जो है उस मुतासरा खातून को बेहतर तरीके से इंसाफ दिया जा सके। मजीद जब हम बात करते हैं इन कैमरा कार्रवाइयों का हक भी खातून के बाद मौजूद है। खातून ये एप्लीकेशन दे सकती है कि जो भी कार्रवाई होगी वो इन कैमरा होगी। इन कैमरा से मुराद ये है कि लिमिटेड लोग होंगे, और उस सारी जो है वो कार्रवाई की कोई भी मीडिया पब्लिकेशन नहीं हो सकती जिसके अंदर खातून का नाम, खातून के गवाहों का नाम, खातून की चवाहत के बारे में मालूमात, तो कोई भी आउट ऑफ कोर्ट नहीं जाएगी। और अदालत जो है वो इन कैमरा सारी चीज़ों को सुनेगी, यानी कि उसके बारे में कोई भी रिपोर्टिंग करना अलाउ नहीं होगी। अक्सर आपने जो है वो अखबारों के अंदर भी पढ़ा होगा, खातून के नाम के अलावा लिखा हुआ होता है कि गाफ और बे की जबरदस्ती कर दी गई, अलीफ और बे नहीं, मतलब इस तरीके के वर्ड यूज हो जाते हैं, ताकि जो है उस खातून की जो है वो आइडेंटिटी बाहर ना आ सके। इसी तरीके से जो अक्यूज है उसके भी नाम जो है वो बाहर नहीं दिया जाता, ताकि हो सकता है कि ये इल्ज़ाम जो है वो झूठा हो, और कोई भी जो है वो लीगल इसके ऊपर बार ना आ सके। मजीद इसके ऊपर हम देखते हैं कि ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो केस लॉ इसके ऊपर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मुख्तारा माई केस 2002 के अंदर आया, एक बड़ा जो है वो हाईलाइटेड केस था, जिसके अंदर मुख्तारा माई को जो है वो पंचायत के कहने के ऊपर सब ने पूरा एक इज्तिमाई ज्यादती का शिकार किया गया। और बाद में उस खातून ने जो है वो बड़ी हिम्मत दिखाते हुए इसके खिलाफ जो है वो उसको रिपोर्ट भी किया, और इस केस को काफ़ी सारा फॉलो अप भी किया। और उसके बाद जो है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट केस लॉ था, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था बेसिकली, मोर देन अ लॉ, इट इज़ मोर देन अ सोशल इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा था। इसके बाद मुल्क भर के अंदर ऐसे केसेस के ऊपर काफ़ी सारी बात होने लगी, और खुलेआम लोग बात करने लगे, ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करने लगी कि अगर उस खातून वो रिपोर्ट कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा जो है वो लाइफ चेंजिंग था। और बाद में मुख्तार अमाई ने जो है वो काफ़ी सारे इसके ऊपर सोशल इम्पैक्ट के लिए काम किया, और इसके ऊपर अपनी एनजीओ के जरिए जो है अपने गांव के अंदर लड़कियों के हकों के ऊपर काफ़ी सारा काम किया। इस तरीके से ज़्यादा अंसारी के सब लोगों को याद है कि एक बहुत जो है वो छोटी सी 6 साल बच्ची के साथ रेप किया गया, और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। अच्छा, अगर ऐसा कोई भी केस होता है जिसके ज्यादती के बाद उसका को कत्ल भी किया जाएगा, तो उसके बाद उसके ऊपर सेक्शन जो है वो 302 भी लग जाएगी, ना सिर्फ जो है सेक्शन 376। यानी कि अगर आप जबरदस्ती भी करते हैं और उसके बाद
उस बच्चे को या उस खातून को जो है वो कत्ल भी कर देते हैं, तो जाहिर ही बात है फिर कत्ल का ऑफेंस जो है वो अलहदा होगा, और जो ज़बरदस्ती या रेप के ऑफेंसेस हैं वो उसके अलावा होंगे। इस तरीके से जो जैनब अंसारी का केस था, उसके अंदर भी यही हुआ। और इसके ये भी एक जो है वो लाइफ चेंजिंग जो है पाकिस्तान के अंदर एक केस था, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पूरी जो है वो कैंपेन चलाई गई, और उसके बाद तमाम लोगों को जो है वो बताया गया कि क्या क्या जो है इसके अंदर चेंजेस लॉ के अंदर होना ज़रूरी हैं। एक हमारे जो है वो वन ऑफ माई फेवरेट सेनेटर हैं, सेनेटर मुश्ताक साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो बाकायदा बिल पेश किया कि जी जो शख्स ज़बरदस्ती देता है, जबरदस्ती करता है किसी भी खातून के साथ, खास तौर पर बच्चों के साथ, उसको सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये कानून जो है वो बाद में पास नहीं हो सकता, सेनेट ने इसको पास नहीं किया। लेकिन इसके बाद जो है ऐसी बातें आना शुरू हो गई, बहुत सारे जो हैं वो नए कानून बने, खास तौर के ऊपर जो है जब हम देखते हैं कि जैनब केस के बाद तो इसके ऊपर काफ़ी जो है जैनब अलर्ट जो है वो एक सेल भी बना दिया गया था, और जो है मुख्तलिफ जो है रिस्पॉन्स और रिकवरी एक्ट एक आ गया। उसके बाद ये हो गया कि जी अगर आपके साथ कोई भी ऐसा वाक़या होता है तो आप फ़ौरन कम अज़ कम उसको रिपोर्ट तो कर सकें, तो फ़ौरन जो है उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन तो लिया जाए। इस हवाले से जो है ये एक इम्पोर्टेंट केस था। इसी तरीके से मुतासरा अफराद की मामलत जो है वो मुख्तलिफ तरीके से हो सकती है। कई सारी जो हैं वो गैर सरकारी तंजीमें जो हैं इसके ऊपर काम कर रही हैं, जो आपको ना सिर्फ लॉयर प्रोवाइड करते हैं बल्कि इसी के साथ साथ मुख्तलिफ जो है आपको सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आपकी आगाही भी देते हैं, और आपके इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करते हैं, और उसके बाद ही इंसाफ ज़ाहिर बात है फिर ही हासिल हो सकता है। इस तरीके से जो हरासमेंट ख़वातीन शिकार हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस वालों की है, यानी कि जो अपने ही घरों के अंदर जिनके शोहर इनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, बाप कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर हुकूमत की जानब से जो है वो दारुल अमान भी बनाए गए हैं कि आप जो है वो अपने घर छोड़कर फिर उधर दारुल अमान के अंदर शिफ्ट हो जाएं, अगर आप अपने घर के अंदर सेफ फील नहीं कर रहे। लेकिन इनकी हालात जो है वो काफ़ी ख़राब है। इसके ऊपर जो है काफ़ी जो है वो वीडियोस भी मौजूद हैं कि दारुल अमान के अंदर भी किस तरीके से क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं और क्या क्या होनी चाहिए। कुछ प्राइवेट भी अदारे काम कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है वो प्राइवेट अदारे जो है उनकी एक लिमिटेड अप्रोच है उसके ऊपर, और उनके वसाइल इतने नहीं हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरीके से वार और जोन वगैरह के अंदर सरकारी इदारे भी कर रहे हैं कि जब कहीं पर ऐसे हालात हैं कि वहाँ पर बिल्कुल ही जो है वॉर की सूरत हाल है या बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट की सूरत हाल है, तो वहाँ पर भी इमदादी सेल जो हैं वो मौजूद हैं। मजीद जो है इसके हवाले से आज हमने सारी बात की है कि रेप लॉज किस किस तरीके से डेवलप हुए हैं, क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं जिसकी बेस के ऊपर ख़वातीन जो हैं उन जो मर्द हैं उनको या जो भी अक्यूज है वो किस तरीके से उसको इसका इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है, क्या क्या टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, किस तरीके से कितना इम्पोर्टेंट है कि आप उसको जितनी जल्दी से जल्दी जो है वो रिपोर्ट करवा सकें। मेडिकल रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट ही है तो अगर आपके पास दूसरा कोई एविडेंस भी नहीं है तो फिर भी मुल्ज़िम को सज़ा हो सकती है। इसी तरीके से ख़वातीन का जो करेक्टर होता है, जो विल और कंसेंट है उसके अंदर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस हवाले से अगर आप लोगों का मजीद कोई क्वेश्चन है तो उसके ऊपर हम जो है वो मजीद मैं देख लेता हूँ, और उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। अच्छा, ये पीडीएफ जो फाइल जो है, ये जो प्रेजेंटेशन है वो हम मैं जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, वो आप लोगों तक इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल, ये बात हमने की है कि बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा होता है कि खातून पहले अपनी कंसेंट दे देती है और बाद के अंदर जो जाके केस कर देती है कि जी अगर मैंने, पहली बात है मैंने तो कंसेंट ही नहीं दी, और अगर मेरी कंसेंट थी भी तो वो इस वजह से थी कि इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। ऐसे केसेस के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो जाहिर बात है इल्ज़ाम लगाने वाले पर ही होता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर
डीएनए रिपोर्ट या जो भी मेडिकल रिपोर्ट है जो आपके खिलाफ आ जाती है, अगर आप एक्यूज हैं, तो ऐसे केस के अंदर फिर मेल की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि इस खातून के साथ उसकी कंसेंट किस तरीके से बनी। अगर तो वो उसको जिंदगी में पहली दफ़ा मिल रहा है तो उसकी कंसेंट किस तरीके से पहली दफ़ा ही इस्टेब्लिश हो सकती है। तो उसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपकी पहले कोई बातचीत है या आपका पहले कोई जो है वो मेल मिलाप है, तो उसको साबित करके आप कर सकते हैं। बहरहाल बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट होता रहता है इसके अंदर, लेकिन अगर ये साबित हो गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स तो इटसेल्फ हुआ है, तो विल के हवाले से फिर मर्द की जिम्मेदारी आ जाएगी वो साबित करे कि रजामंदी थी या नहीं थी। अगर ये साबित हो जाता है कि, अच्छा किसी ने सवाल पूछा है कि अगर ये साबित हो जाए कि रजामंदी थी दोनों की, तो अगर रजामंदी हो तो बेसिकली उसके लिए फिर एक सेपरेट जो है वो केस चलता है जिसको जना के अंदर आता है। तो फिर जना के अंदर फिर दोनों को सजा मिल सकती है। तो जब रेप केसेस की हम बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर एक शख्स इल्जाम लगा रहा है कि मेरे पे रेप हुआ, और दूसरा पे इल्जाम लग रहा है कि हुआ। अब जिस पे इल्जाम लग रहा है, फिलहाल तो उसमें सिर्फ ये साबित करना है कि जी ये रेप नहीं था, ये जना था। अब अगर ये साबित हो भी जाता है इस केस के अंदर कि ये जना था, तो उस मुलजिम को शक की बुनियाद के ऊपर वो बरी तो हो जाएगा, लेकिन जना की बहरहाल कोई उस टाइम सजा आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए एक सेपरेट से केस करना होगा। और जाहिर बात है वो खातून तो फिर करेगी करेगी नहीं, क्योंकि अगर जना का केस होगा वो दोनों फंस जाएंगे। फिर या तो कोई अगर तीसरा शख्स जो है जो जो इस मामले से रिलेटेड हो, तो वो दोनों के ऊपर केस करे, और उसके बाद जो है उन दोनों को सजा मिलेगी। तो वो समझे अगर आप ये साबित कर देते हैं कि दोनों की कंसेंट थी, तो आपको कोई सजा नहीं मिलने वाली। आप मोर 90% ऑफ द केसेस के अंदर आप जो है वो बरी ही हो जाएंगे। The child was unaware that A16 consent taken, but child was unaware of what was actually happening, and this had continued for 3 years. The person established trust with the child to keep everything hidden from family and the man। देखें, अगर तो 16 साल की कम उम्र है, मैंने बता दिया है कि उसके बाद अगर बेशक कंसेंट हो या ना हो तो कोई मानी नहीं लगती। 16 साल से उम्र कम है तो फिर चाहे आपने कंसेंट ले ली है, चाहे धोखे से ली है, चाहे नहीं ली, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि खातून वो बच्ची है, वो माइनर है, वो लीगली तौर के ऊपर ये डिसाइड ही नहीं कर सकती। तो ऐसे केसेस के अंदर फिर उसको रेप ही जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, जना के हवाले से जो है वो कज़फ ऑर्डिनेंस मौजूद है, आप उसको जाकर बेसिकली देख लें। उसके अंदर भी मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें हैं, उसको साबित करना ज़रूरी है। और पीपीसी के अंदर भी इसकी जो है वो सेक्शन मौजूद हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है वो बहुत कम जो है वो एप्लीकेशन होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है तब जब दोनों को सजा मिल रही होगी, फिर यहाँ तो कोई तीसरा शख्स जो है वो ऐसे केसेस के अंदर होता है जब एक शादीशुदा खातून जो है वो किसी दूसरे मर्द के साथ कोई भी ज़िना कर रही होती है, तो फिर उसका जो पहला शोहर है वो ड्यू टू स्पाइट या जो अपनी जो है उसको बदला लेने के लिए जना के उसके ऊपर केस कर देता है। ऐसे केसेस के अंदर फॉर्निकेशन के वगैरह के केस होते हैं। तो ये हो जाता है ऐसे केसेस के अंदर, इसको सजा मिल जाती है। हाँ, अगर कोई लड़का लड़की को शादी का झांसा दे के रेप करता है और एफआईआर में भी डिले हो, क्योंकि वो रेप के बाद ही शादी का झांसा देता रहता है, उस सिनेरियो में कन्विक्शन पॉसिबल है। वॉइस रिकॉर्डिंग मौजूद है फोरेंसिक, जिसमें मुलजिम जुर्म का इकरार करता है। देखिए, अगर वो शादी का झांसा देकर भी करता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंसेंट तो थी, आपने कंसेंट तो दे दी बेस्ड ऑन कि जी वो आपके साथ शादी कर लेगा। अब ये रेप के जुमरे के अंदर नहीं आ सकता। अगर जो है वो आप खुद ये चीज़ मान लेती हैं अदालत के अंदर जाकर कि जी इसने मुझे शादी का झांसा दिया और उसके बाद जो है वो मेरे साथ जो है वो जना किया। बेसिकली ये जना के अंदर तो आ सकता है, लेकिन रेप के अंदर नहीं आएगा। अ, वो एक झूठा लारा ज़रूर हो सकता है कि जी इसने मेरे से शादी करनी थी, लेकिन उसको आप रेप के अंदर नहीं लेके आ सकते। आमतौर के ऊपर खवातीन ये करती ज़रूर करती हैं कि वो इस चीज़ को तो कोर्ट के अंदर सामने नहीं लेकर आ जाती, और वैसे कह देती हैं कि जी हमारी दोस्ती तो थी, लेकिन जो है इस हद तक दोस्ती नहीं थी। उसके बाद इसने जब मेरा रेप किया तो उसके बाद जो है वो हमारे हालात खराब हो गए। लेकिन मैरिटल रेप के ऊपर जो है अभी तक कोई पाकिस्तान के अंदर क्लियर कानून मौजूद
नहीं है। कुछ कोर्ट जजमेंट इसके ऊपर आई हैं, लेकिन इसके अंदर भी जो है वो बड़ा मुश्किल काम है कि आपने आप इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट जो है वो दोबारा बार बार आ जाता है कि आप जना को और अपनी विल को और जो है इसके अंदर जना कॉन्सेप्ट तो वैसे ही खत्म हो जाता है। अब वहाँ पर विद विल और विदाउट विल आ जाता है। तो अगर आप किसी से शादी आपकी हुई हुई है तो उसके बाद विल को साबित करना फिर जारी बात है, खातून के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो साबित करे कि जी मैं इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहती थी, इट वाज विदाउट हर विल। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको साबित करना। लेकिन अगर बहरहाल किसी ना किसी तरीके से आपके पास कोई ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस मौजूद है कि थी शादी हो गई थी, यहाँ आप सेपरेट रह रहे थे, तो उसके बाद जो है जबरदस्ती उसने आपके घर के अंदर घुस के आपके साथ रेप करने की कोशिश की है, तो ऐसे केसेस के अंदर इसके ऊपर जो है वो मैरिटल रेप की जुमरे के अंदर आ सकता है। लेकिन बहरहाल अभी इसके ऊपर जुरिस्प्रूडेंस इतनी मौजूद नहीं है। बहरहाल जी हम इस सेशन को तकरीबन जो है वो टाइम एंड हो रहा है, तो हम इसको एंड करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपके सवालात हों तो आप पर्सनली जो है वो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स @रेट लॉ बाय नजम के ऊपर आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये जो है प्रेजेंटेशन वहाँ पर भी मौजूद होगी, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप पाकिस्तान लॉयर के प्लेटफॉर्म से भी आपको ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। तो होप ये जो सारा सेशन जो है वो आपके लिए जो है वो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बहरहाल ये बड़ा जो है वो सेंसिटिव टॉपिक है, इसके ऊपर हर केस की जो मुख्तलिफ नौयत होती है उसको केस बाय केस ही देखा जा सकता है। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी। तो इसके ऊपर जो है आप मजीद रिसर्च करें अपने केसेस के मुताबिक। हर नौयत जो है वो मुख्तलिफ होती है और उसको मजीद जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक जो है ये जाहिर बात है आपके समझ के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर नहीं आएगा। और मजीद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप जो है इसको जितना आप फैला सकें इस अवेयरनेस सेशन को, जो है ये वीडियोस जो हैं इसकी जो है रिकॉर्डिंग वगैरह वो भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होगी। तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इतना आप शेयर करें और आप खुद भी जो है वो अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को, ख्वातीन को आप खास तौर के ऊपर अपने घर के अंदर इस चीज़ के बारे में लाजमी बताएं कि अगर कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट या कोई भी हरासमेंट आपके साथ होती है तो आप उसको रिपोर्ट जरूर करें, कम से कम अपने घर वालों को जरूर बताएं। और अगर आप कोई मर्द हैं तो आप ये समझिए कि अगर कोई भी खातून जो है वो आपको कोई बात बता रही है, तो कोई सेक्सुअल असॉल्ट आप तक रिपोर्ट करती है, तो उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके ऊपर फौरन से अमल लें, एक्शन लें। अगर आप पर्सनली जो है इस मामले को मिलकर कोई ना कोई सॉल्व करना चाहते हैं तो करें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप लाजमी जो है उसको पुलिस के अंदर रिपोर्ट करें, उसको लाजमी जो है वो सजा दिलवाएं। तो बहुत शुक्रिया। ठीक है।